शिक्षा इंजन के सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप डीएसएसबी, टीजीटी, सामाजिक विज्ञान या पीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। कुछ बहुत ही अहम सवाल जवाब है हमारे पास। ये ऐसा विषय है जिससे अक्सर सवाल आते ही हैं, तो चलिए इसके मुख्य पहलुओं को समझते हैं। बिल्कुल। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है। और परीक्षा के लिए तो इसके कारण, ये कैसे फैला, इसका स्वरूप क्या था और नतीजे क्या हुए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे कि सवाल जवाब से आपको एक साफ तस्वीर मिल जाए। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं कारणों से। सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या थे इस विद्रोह के? देखिए, राजनीतिक वजहों में सबसे बड़ी थी अंग्रेजों की वो विस्तार वाली नीति। विस्तार वाली नीति मतलब? हाँ, जैसे लॉर्ड डलहौजी की व्यापकता का सिद्धांत, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाली बात। अच्छा, हाँ, जिसमें गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। बिल्कुल। और वेलेस्ली की सहायक संधि। इन नीतियों से क्या हुआ कि कई भारतीय शासक, जैसे अवध के नवाब, झांसी की रानी, सतारा के शासक, ये सब अंग्रेजों से बहुत नाराज हो गए थे। उनका राजपाट छीना जा रहा था, जाहिर है। अच्छा, तो ये तो हुई राजनीतिक बात। लेकिन वो जो एनफील्ड राइफल वाला किस्सा है, वो क्या था? वो विवादास्पद क्यों हुई? हाँ, वो एनफील्ड राइफल और इसके कारतूस असल में तात्कालिक कारण बने। बात ये फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है और इन्हें राइफल में डालने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ओहो, तो इससे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई होंगी। बिल्कुल। उन्हें लगा कि अंग्रेज जानबूझकर उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। ये बात बहुत तेजी से फैली। तो क्या यही विद्रोह का तात्कालिक कारण बना? जी हाँ। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने इन चर्बी वाले कारतूसों को इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया और वहीं से विद्रोह शुरू हो गया। ठीक है, 10 मई मेरठ। तो ये चिंगारी मेरठ से उठी। अब ये आग कहां तक फैली? मुख्य केंद्र कौन से थे और वहां नेता कौन थे? हाँ, तो मेरठ के बाद विद्रोही सिपाही सीधे दिल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया। अच्छा, बहादुर शाह जफर को। जी। इसके अलावा कानपुर में नाना साहब थे और उनके साथ तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थीं, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह। ये कुछ बड़े नाम हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र तो बहुत होता है, उनकी क्या भूमिका थी, जरा विस्तार से बताएं। रानी लक्ष्मीबाई, उनकी वीरता तो मिसाल है। उन्होंने पहले झांसी में और फिर तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर में अंग्रेजों का डटकर सामना किया। वो आखिरी दम तक लड़ी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का एक अमर प्रतीक बन गई। ये बात दिलचस्प है कि उत्तर भारत में तो इतनी उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन दक्षिण भारत सुना है काफी हद तक अप्रभावित रहा। ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ये सही है। दक्षिण भारत में असर कम था। इसके कई कारण थे। एक तो वहां अंग्रेजों का नियंत्रण, चाहे वो सेना का हो या प्रशासन का, वो ज्यादा मजबूत था। अच्छा। और वहां की जो बड़ी रियासतें थीं, जैसे हैदराबाद, मैसूर, वो अंग्रेजों की वफादार रहीं। मद्रास और बॉम्बे की सेनाओं ने भी विद्रोह नहीं किया। और शायद दूरी भी एक वजह रही होगी उत्तर भारत से। बिल्कुल। भौगोलिक दूरी और उस समय संचार के साधनों की कमी भी एक वजह थी कि विद्रोह की लहर वहां तक उतनी तेजी से नहीं पहुंची। अब आते हैं विद्रोह के स्वरूप पर। इस पर भी अलग अलग राय है। कोई कहता है ये सिर्फ सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। क्या कहना सही है? देखिए, ये सवाल अहम है। शुरू तो ये सिपाहियों के गुस्से से ही हुआ था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये बहुत जल्दी फैल गया। इसमें आम किसान, दस्तकार, जमींदार, यहाँ तक कि कुछ शासक भी शामिल हो गए। वो सब लोग जिनका अंग्रेजी नीतियों से नुकसान हो रहा था। तो सिर्फ सिपाही विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा? मेरे ख्याल से नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। हाँ, पहला स्वतंत्रता संग्राम कहने पर भी बहस होती है, क्योंकि उस समय एक संगठित राष्ट्र की सोच शायद उतनी नहीं थी। लेकिन ये अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व जन उभार जरूर था। इस उभार में हिंदू मुस्लिम एकता की भी बहुत बात होती है, वो कैसे दिखाई दी? हाँ, ये 1857 की एक बहुत खास बात थी। आप देखिए, बहादुर शाह जफर, एक मुस्लिम बादशाह, उनको सबने मिलकर अपना नेता माना। नाना साहब के साथ अजीमुल्ला खान थे। रानी लक्ष्मीबाई की मदद अफगान सैनिकों ने भी की।
आम सिपाही, आम लोग, हिंदू हों या मुसलमान, वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। ये एकता बहुत जबरदस्त थी। लेकिन इतनी एकता और इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बावजूद ये विद्रोह असफल क्यों हो गया? मुख्य कमियां क्या रह गईं? कई कमियां थीं। शायद सबसे बड़ी कमी थी एक केंद्रीय नेतृत्व और एक साझी योजना का न होना। मतलब तालमेल नहीं था। हाँ, सही कहा। विद्रोह अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर हुआ, लेकिन उनमें आपसी तालमेल की भारी कमी थी। फिर विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसे आधुनिक हथियार या वैसे संसाधन नहीं थे। और एक और बड़ी बात, ये विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। एक बड़ा हिस्सा शांत रहा और कई भारतीय शासकों और पढ़े लिखे वर्ग ने तो अंग्रेजों का साथ दिया। और अंग्रेजों ने इसे दबाया कैसे? दमन कैसे हुआ? अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उन्हें ब्रिटेन से और सैनिक मदद मिली। उनके पास टेलीग्राफ जैसी बेहतर संचार व्यवस्था थी, हथियार बेहतर थे। और उन्होंने दमन भी बहुत क्रूरता से किया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन शहरों में तो भयानक कत्लेआम हुआ। नेताओं को या तो मार दिया गया या निर्वासित कर दिया गया। इस विद्रोह के बाद, मतलब जब सब शांत हुआ, तो क्या कुछ बड़े प्रशासनिक बदलाव भी हुए? हाँ, बिल्कुल हुए। बहुत बड़े बदलाव हुए। सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। अच्छा, कंपनी राज खत्म? जी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ताज के हाथ में आ गया। एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। और गवर्नर जनरल अब वाइसराय कहा जाने लगा। और सेना में भी कुछ बदलाव हुए? हाँ, सेना में भी यूरोपियन सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई और भारतीय सैनिकों को इस तरह से रखा गया कि उनमें फिर से ऐसी एकता ना बन पाए। मतलब बांटो और राज करो की नीति को और मजबूत किया गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो 1857 के विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, भले ही ये विद्रोह अपने फौरी लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। ये पहला मौका था जब इतने बड़े पैमाने पर अलग अलग वर्ग के लोगों ने मिलकर विदेशी शासन को इतनी बड़ी चुनौती दी थी। और इसने भविष्य के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, उनके लिए एक तरह से जमीन तैयार की, एक प्रेरणा दी, लोगों में एक साझा पहचान और संघर्ष की भावना जगाई। और यहाँ ये सोचना भी दिलचस्प है कि इतनी सारी कमियों और असफलताओं के बावजूद 1857 ने अनजाने में ही सही उस राष्ट्रीय चेतना की नींव रख दी जिसने आगे चलकर भारत की आजादी का रास्ता खोला। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी 1857 के विद्रोह पर एक संक्षिप्त लेकिन उम्मीद है महत्वपूर्ण चर्चा। ये खास तौर पर शिक्षा इंजन के दर्शकों और DSSB, TGT व PGT परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए थी। हमें पूरी उम्मीद है कि इन सवाल जवाबों से आपकी तैयारी में जरूर मदद मिलेगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये मेहनत पसंद आई तो प्लीज शिक्षा इंजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वो जो घंटी वाला आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। आपके समर्थन से ही हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा मिलती है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।